हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जिसमें आज के अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने अच्छे से कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखी थी कि उनको वायर में बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसे शीट्स में बनाया जाता है तो क्या कहते हैं, मेटल में कौन सी होती है, नॉन मेटल में कौन सी होती है, हमने पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी देख लिया है। पार्ट नंबर 2 में हम थोड़ा सा लेवल को हाई करेंगे। उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे कि एक्सेप्शन पर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कि सारे मेटल जो रहते हैं वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन एक दो जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। वो जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है। और एडुटेप आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप बिल्कुल जाइए, उसे डाउनलोड करिए, जिसमें आपको मिलेगा कंप्लीट डिकोडेड सिलेबस। आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक आते हैं, सारी बातें आपको वहां पर मिल जाएगी। आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको कुछ स्ट्रेटेजीज मिलेगी कि आप अपने आप को अपने एग्जाम के लिए कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। चलिए बढ़ते सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर कंबशन? इस तरीके के क्वेश्चन आज देखने वाले। कंबशन जो होता है बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता। कंबशन यानी कोई चीज को जलाना। जब भी हम कोई चीज को जलाते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन को ले लेता है। तो कंबशन का मतलब हो गया, इसका मतलब आप बर्निंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या करें, कोई चीज को जला रहे हैं और वो बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता। तो ये ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन किस में आता है? नॉन मेटल में आता है, क्योंकि कोई गैस मेटल में नहीं आती है। मेटल जो रहता है सॉलिड स्टेट में रहता है और लिक्विड स्टेट में उसके एक्सेप्शन रहते हैं, लेकिन गैस में कोई मेटल नहीं रहता है। तो ऑक्सीजन जो है वो किस में आता है? नॉन मेटल में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कि कौन सा नॉन मेटल कंबशन में हेल्प करता है? वो है ऑक्सीजन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। मैग्नीशियम यानी कि Mg। अगर उसने बोल दिया है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, आप एक इक्वेशन बनाकर बताइए, केमिकल रिएक्शन बनाकर बताइए, तो अपने आप आपको ऑक्सीजन को ले लेना है। जब भी बर्न करने, कंबशन करने बोलता है, वो अपने आप ऑक्सीजन को लेगा, क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो ऑक्सीजन उसके लिए रहना बहुत जरूरी है, जो कि एक नॉन मेटल है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड। आपको पता है कि आयरन पे रस्ट लग जाती है, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आती है, रस्टिंग जिसे हम कहते हैं, जिसे कोरोजन कहा जाता है। वो जो ब्राउन कलर की लेयर रहती है वो होती है फेरिक ऑक्साइड की, या इसे क्या बोलते हैं? रस्ट कहते हैं, इसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो अगर आयरन को हमें क्या करना है, रस्टिंग से बचा रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके, उसके ऊपर ऑयल पेंट कर दीजिए, उसके ऊपर ग्रीस लगा दीजिए। लेकिन जब हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो उसके ऊपर उसकी लेयर फॉर्म कर सकता है और आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देता, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आयरन को नहीं आने देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, जिसकी वजह से आयरन रस्टिंग होने से बच जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर्स ड्यू टू इज हाई एक्सपेंशन रेट? थर्मामीटर जिससे हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि थर्मामीटर क्यों यूज होता है? बॉडी टेम्परेचर या टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर में एक मेटल यूज किया जाता है। वो मेटल जो रहता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, ये याद रखिएगा, ये इसका एक्सेप्शन है। लिक्विड स्टेट में जो मेटल रहता है वो आपका कौन सा रहता है? मर्क्यूरी रहता है। उसका सिंबल आपको याद रखना है Hg। कई बार ऑप्शन में मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें नहीं दी रहती, सिंबल डायरेक्ट दिया रहता है Hg, आपको याद रखना है। तो मेटल जो थर्मामीटर में यूज होता है वो है मर्क्यूरी, लिक्विड स्टेट में रहता है और इसका हाई एक्सपेंशन रेट रहता है। ये जो है नॉन स्टिकी रहता है, थर्मामीटर ग्लास के बने रहते हैं, तो ये ग्लास से ज्यादा स्टिक नहीं होता, इसीलिए इसको यूज करते हैं। एक और मेटल जो लिक्विड स्टेट में रहता है लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं रहता, जब आप उसे गर्म करते हैं, जब रूम टेम्परेचर बढ़ता है तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, वो है गैलियम। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी जो रहता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन गैलियम जो रहता है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं रहता है, रूम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है और ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। अब ओर क्या होता है, देखिए जो भी हमारे पास मेटल है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, वो डायरेक्ट नहीं मिले हैं, वो डायरेक्ट नहीं मिले कि आपने माइनिंग किया, आपने जमीन को खोदा और आपको मेटल मिल गया। जब भी हम माइनिंग करते हैं हमें क्या मिलते हैं, ओर्स मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं, ओर्स मिलते हैं। इस ओर्स से हमें क्या बनाना पड़ता है, मेटल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मेटल किससे बनते हैं ये हमें समझ में आ गया, ओर्स से बनते हैं। अब ओर्स को दो तरीके से गर्म किया जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम इसको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कैल्सिनेशन। कैल्सी को आप मानेंगे कैंसल। देखिए एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे, कैल्सिनेशन को आप मान लीजिए कैंसल। कैंसल क्या करना है, ऑक्सीजन को कैंसल करना है। यानी कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं रहता है, जब आप ओर्स को हीट करते हैं, जब ओर्स को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ, इन द कैंसल ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन कहेंगे। और ये ज्यादातर कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज होता है। ये ज्यादातर कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये मुझे दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हुआ, कैल्सिनेशन हुआ। लेकिन जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहता है, जब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं, रोस्ट करना कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। और वो ज्यादातर सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 3 में करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन करने वाले और पीरियोडिक टेबल के बारे में छोटा सा ओवरव्यू लेने वाले। ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला टॉपिक है थोड़ा बड़ा है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पीरियोडिक टेबल, मेटल, नॉन मेटल पर ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है, व्हाट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम जो बना है वो डायरेक्ट नहीं बना है, एल्यूमिनियम एक मेटल है। एल्यूमिनियम जो बना है कोई ओर से बना है। तो एल्यूमिनियम बहुत सारे ओर से बनता है। कौन कौन से ओर है, एक तो है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, उसके बाद बॉक्साइट के बाद आपको याद रखना है बॉक्साइट है, बहुत सारे हैं। उसके बाद गिप्साइट, ऐसे बहुत सारे ओर से जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। केवल एक ओर से नहीं होता। लेकिन जो मेन ओर है, जो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम बनाने में यूज होता है, वो होता है हमारा बॉक्साइट। सबसे ज्यादा जो ओर एल्यूमिनियम बनाने के लिए यूज होता है वो होता है बॉक्साइट। और बॉक्साइट के अंदर आपका रहता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइट के अंदर क्या रहता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है, जिसे हम गर्म करते हैं और फिर हमें एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। अगर सारे ऑप्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हेमाटाइट। हेमाटाइट किसका ओर है, आयरन। आयरन जो है हेमाटाइट से बनाया जाता है। गैलेना, गैलेना जो है वो किससे बनाया जाता है, लीड से। गैलेना से क्या बनाया जाता है, लीड, लेड। लेड जिसे आप बोलते हैं, पीबी आप जिसे बोलते हैं, वो गैलेना से बनाया जाता है। लेड का ओर है गैलेना। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट भी किसका है, आयरन का है। जैसे मैंने आपको कहा कि केवल किसी भी मेटल के एक ही ओर नहीं रहते हैं, बहुत सारे ओर है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कोरंडम, हाँ मैं इसे ही याद कर रही थी, कोरंडम, कोरंडम, कोरंडम। ये तीनों ओर किसके हैं, एल्यूमिनियम के। ये तीनों ओर किसके हैं, एल्यूमिनियम के। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है बॉक्साइट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है अगर कोई भी टेम्परेचर रहेगा वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, जिसे हम बोल सकते हैं नोबल मेटल। नोबल मेटल ऐसे होते हैं जो वाटर से, एयर से रिएक्ट नहीं करते। तो सोडियम जो है वो तो बहुत जल्दी वाटर और एयर से रिएक्ट करता है, इसीलिए उसे केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। कैल्शियम भी करता है, मैग्नीशियम भी करता है। मैग्नीशियम रिबन बर्न करके मैंने आपको बताया। लेकिन जो गोल्ड है, गोल्ड जो है वो फ्री स्टेट में पाए जाने वाला एक मेटल है, जो नोबल मेटल कहलाता है, जो किसी भी एयर से, वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गोल्ड। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम आपको याद रखना है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। लेकिन इन तीनों में भी सबसे ज्यादा जो रिएक्ट नहीं करता है वो है गोल्ड। सिल्वर भी कभी कभार,
सिल्वर भी कभी कभार आपने देखा होगा कि जो चांदी है वो काली पड़ जाती है। तो सिल्वर क्या करता है, रिएक्शन थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन सिल्वर क्या करता है, जो एयर में सल्फर रहता है, एयर में जो सल्फाइड रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में उससे रिएक्ट कर लेता है। तो ये सिल्वर भी रिएक्ट हो जाता है, लेकिन गोल्ड कभी रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। द केमिकल यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग कॉपर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। कॉपर को प्यूरिफाई करना है, कॉपर को प्यूरिफाई करना है, उसको किससे किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है। तो कौन सा केमिकल यूज करते हैं, देखिए मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैंने क्या किया, 2 रॉड लगाए, एक एनोड है और एक रॉड है कैथोड। ठीक है, अब मेरे पास जो कॉपर है, कॉपर को मुझे प्योर करना है, कॉपर को प्यूरिफाई करना है, तो उसके लिए मुझे एक केमिकल का यूज करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट का यूज करना पड़ेगा। ये जो रहता है इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का यूज करना पड़ेगा, वो होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे, जो इम्प्योर कॉपर रहेगा वो एनोड पर आ जाएगा और प्योर कॉपर आपका कहाँ आ जाएगा, कैथोड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉपर को प्यूरिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेथड आपको याद रखना है कि एनोड और कैथोड यूज करेंगे। एनोड पे इम्प्योर कॉपर आता है और कैथोड पे प्योर कॉपर आता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट का जो केमिकल का यूज करते हैं वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर यूज नहीं करेंगे तो कॉपर आपको प्योर और इम्प्योर में डिवाइड नहीं होंगे, एनोड और कैथोड वाला कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और कई बार नाम न देकर फॉर्मूला दिया रहता है, तो सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू इट्स लाइट वेट। शायद मैंने पार्ट नंबर 1 में भी बताया था, जिससे हम फॉइल बनाते हैं, जो एकदम लाइट वेट का होता है, जिसे हम एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाते हैं, वो होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट का होता है, उसमें कोरोजन नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होती है, इसीलिए इस मेटल को हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। कॉपर जो है उसमें भी रस्ट हो जाता है। सिल्वर भी मैंने बताया कि हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके काला पड़ जाता है और थोड़ा हैवी वेट का रहता है। आयरन तो बहुत हैवी रहता है, अगर हैवी मेटल से आप एयरक्राफ्ट का बॉडी बनाएंगे तो वो अच्छे से उड़ नहीं पाएगा, फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो हमें लाइट वेट को यूज करना है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम Al। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें एक फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है। वो फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या क्या चीजें रहती है आपको याद रखना है। NPK रहता है फर्टिलाइजर्स में। क्या रहता है NPK? N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फॉस्फोरस, सब उनके फॉर्मूले उनके सिंबल से ही है, और K का मतलब होता है पोटेशियम। तो आपको पूछ रहा है कि कौन से नॉन मेटल का हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में। तो देखिए यहाँ पर अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम तो मेटल के अंदर आता है। नॉन मेटल आपका है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। और हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, फॉस्फोरस आपको नहीं दिख रहा है। तो नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में अमोनियम सल्फेट के रूप में, यूरिया में रहता है, ताकि हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है, अप मूवमेंट करता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये करता है अप, ये करता है डाउन, ये करता है ऑल। नाइट्रोजन किस में हेल्प करता है, अप का मतलब होता है ऊपर पर क्या होती है, लीव्स होती है। ऊपर पर क्या होती है, लीव्स। तो लीव्स के डेवलपमेंट में नाइट्रोजन हेल्प करता है। डाउन में आपका क्या होता है, रूट्स। तो फॉस्फोरस क्या करता है, रूट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और ऑल का मतलब क्या होता है, स्टेम हो गया, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनके डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, पोटेशियम हेल्प करता है। तो इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि फर्टिलाइजर में फॉस्फोरस का काम क्या है, फर्टिलाइजर में पोटेशियम का काम क्या है। तो आपको याद रखना है अप, डाउन और ऑल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके पहले कुछ क्वेश्चन में हमने देखा था कि मेटल जो लिक्विड स्टेट में रहता है। इस क्वेश्चन में मैं पूछा है कि कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में रहता है। अब नॉन मेटल तीनों स्टेट में रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड स्टेट में जो नॉन मेटल रहता है वो कौन सा रहता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन रहता है, जिसका सिंबल क्या है, Br। आपको याद रखना है ये रेड कलर का लिक्विड रहता है। कभी कभार इसका कलर भी एग्जाम में पूछ लेता है।
रेड कलर का लिक्विड रहता है, नॉन मेटल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। तो हमने आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। मेटेलॉइड्स आर एलिमेंट्स दैट, अब हमने मेटल्स देख लिया, नॉन मेटल्स देख लिया, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, ये हाफ मेटल होते हैं और हाफ नॉन मेटल रहते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे मेटल क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटेलॉइड्स हीट को कंडक्ट कर सकते हैं बिल्कुल मेटल की तरह, और ये ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल की तरह। तो आपका आंसर क्या है, ए, ठीक है। ये प्योरली मेटल की तरह होते हैं कि नहीं, तो फिर मेटल ही बोलेंगे। अगर प्योरली नॉन मेटल की तरह रहेंगे तो नॉन मेटल ही बोलेंगे, मेटेलॉइड क्यों बोलेंगे। और एलॉय रहते हैं क्या मेटल और नॉन मेटल के, नहीं। एलॉय क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी, जो 2 और मोर मेटल से बने होते हैं उसे हम एलॉयज कहते हैं। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, आगे आने वाले पार्ट्स में हम एलॉयज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन कॉपर मेटल इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर। आपके पास बोल रहा है कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाना है। कॉपर मेटल को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है और सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या करेगा, इसकी प्लेस में आकर बैठ जाएगा और जो सिल्वर रहेगा उसको अपनी जगह से हटना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, CuNO3 ट्वाइस बन जाएगा और सिल्वर हमारा अलग निकल जाएगा। तो जब कोई मेटल दूसरे मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है और वो वाला लेस रिएक्टिव है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। तो यहाँ पर कहीं पर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन में एक एसिड और एक बेस रहना जरूरी है, तभी न्यूट्रलाइजेशन होता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो यहाँ पर कोई एसिड और कोई बेस हमें नहीं दिख रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें नीचे बैठ जाती है, जो पूरी तरीके से सॉल्यूबल नहीं होती है और नीचे प्रेसिपिटेट बच जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, आंसर आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शंस वाले क्वेश्चन भी हम और भी करेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में, और रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं, ऐसे रिएक्शन आपको बनाने आना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। अब देखिए मेटल में कुछ एक्सेप्शन भी है, मेटल जो है सारे हार्ड रहते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जो है सॉफ्ट रहते हैं और वो बहुत जल्दी एयर और वाटर से रिएक्ट हो जाते हैं। तो वो एयर और वाटर से रिएक्ट ना हो इसीलिए हमें उसे कैरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। तो वो 3 मेटल आपको याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये तीनों मेटल जो है, इन तीनों को हमें कैरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। तो हमें ऑप्शन में सोडियम दिख रहा है, सोडियम यानी कि होता है Na, ठीक है। तो सोडियम जो है वो बहुत जल्दी एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट हो जाता है, इसलिए हम उसे कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, और बहुत सॉफ्ट होता है, नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। विच नॉन मेटल इज यूज्ड फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन, रबर जो है, अभी आपके पास रॉ रबर है, रबर की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसे हीट करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर जो है आपके पास रॉ रबर मिला, आपको डायरेक्ट जो रबर मिलता है तो थोड़ा सा हार्ड रहता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ उसको रिएक्शन करवाना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से नॉन मेटल, सल्फर एक नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, कार्बन, क्लोरीन सारे नॉन मेटल दिए हैं, तो एक नॉन मेटल का यूज होता है, ये भी आपको याद रखना है रबर के वल्कनाइजेशन में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच गैस इज रिलीज व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल। ये वाला रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है, जिंक हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है और हाइड्रोजन की जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक और चीज आपको याद रखना है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है,
जब भी कोई मेटल, यहाँ पे जिंक मेटल है और एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और हाइड्रोजन गैस आपको कैसे पहचानना है? पॉप साउंड से। जब जहां पर ये रिएक्शन हो रहा है, जहां पर ये रिएक्शन हो रहा है, अगर इसके पास आप बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाते हैं, जहां पर ये रिएक्शन हो रहा है अगर वहां पर आप बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाते हैं तो उसमें से आपको पॉप साउंड सुनाई देती है, तो हम वहां पर पहचान जाते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट 2 में। हमने पार्ट 1 में उसकी प्रॉपर्टीज देखी, पार्ट 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 में इसी के आगे के क्वेश्चन करेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि ओर्स के, एलॉयज के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, और आप अगर ये 3 कोर्सेज हमारे पास अभी अवेलेबल है, कोई भी 3 कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक है आपका मास्टर कोर्स, जो बच्चों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी है, स्टार्टिंग से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मास्टर कोर्स में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको PYQs मिलेंगे, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मतलब ओवरऑल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बच्चों ने कुछ तैयारी करी है, GS की अगर तैयारी कर रही है लेकिन कुछ कंपोनेंट बच गए अभी भी, तो वो स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और जो बच्चों की कंप्लीट तैयारी हो गई है, हर एक कंपोनेंट उन्हें प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन रिवीजन करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो ये कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।